नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ब्रेक एग्जाम में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर। उसके बाद हम देखेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा क्यों आखिर चर्चा में है, इससे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट। उसके बाद हम देखेंगे गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो याद रखिएगा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम अंतिम फैक्ट देखेंगे एबेल पुरस्कार। तो एबेल पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली खबर है जो चर्चा में है, नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल के गर्म एवं नम अतीत के प्रमाण की खोज की है इसने। तो आइए इसको डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि क्यूरियोसिटी रोवर क्या है। तो क्यूरियोसिटी रोवर नासा का एक प्रकार का कार के आकार का रोबोट है। याद रखिएगा कार के आकार का रोबोट है, जिसे 2011 में मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मंगल ग्रह के गले क्रेटर की जलवायु, भूविज्ञान और वहाँ कभी सूक्ष्म जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ थी या नहीं, इसका अध्ययन करना है। उसके बाद तो इसका उद्देश्य आपने देख लिया कि मंगल ग्रह के जलवायु भूविज्ञान का अध्ययन करना है। इसके बाद इसका मिशन क्या क्या था। तो नासा का मार्स साइंस लेबोरेटरी इसका मिशन था। उसके बाद लॉन्च इसको कब किया गया था। तो 26 नवंबर 2011 को इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद लैंडिंग इसकी 6 अगस्त 2012 को की गई थी। उसके बाद आइए देख लेते हैं प्रमुख स्थान। तो प्रमुख स्थानों में गले क्रेटर, यह लगभग 154 किलोमीटर चौड़ा एक प्रभाव बेसिन है, जिसमें तलछटी परतें और प्राचीन जल गतिविधि के प्रमाण हैं। उसके बाद नवीनतम खोजें देख लेते हैं इसकी। तो नवीनतम खोजों में 2022 से 2023 के बीच 3 स्थानों से रॉक सैंपल ड्रिल किए गए। इन नमूनों में सिडेराइट नामक खनिज की पहचान हुई है। आइए इस सिडेराइट नामक खनिज के बारे में देखते हैं कि आखिर इसकी खोज से क्या जानकारी मिली है। तो सिडेराइट क्या है। तो सिडेराइट एक आयरन कार्बोनेट खनिज है। इसका महत्व क्या है। तो इसके महत्व के बारे में देख लेते हैं। यह मंगल के प्राचीन ग्रीन हाउस जैसी स्थितियों और कार्बोनेट खनिजों की अब तक की अनुपस्थिति के बीच की गुम कड़ी को स्पष्ट करता है। यह खोज मंगल के पर्यावरणीय पतन और आज के बंजर हालात को समझने में मदद करती है। तो इस मिशन से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। तो क्यूरियोसिटी रोवर की इस खोज से यह सिद्ध होता है कि मंगल ग्रह कभी जीवन के लिए अनुकूल और पृथ्वी जैसा वातावरण रखता था। सिडेराइट की मौजूदगी मंगल के जलमय अतीत की एक महत्वपूर्ण गवाही देती है। तो यह हमें इसके बारे में एक निष्कर्ष निकलता है कि जो खोज किया है नासा का क्यूरियोसिटी रोवर। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। अगली न्यूज है क्या है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो मानसरोवर यात्रा चर्चा में है इस समय, क्योंकि यहाँ पर लोग जाना शुरू कर दिए हैं। तो देख लेते हैं, यह एक पवित्र तीर्थ यात्रा है जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की ओर होती है। यह यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म में अत्यंत पूजनीय मानी जाती है। तो हिंदू, बौद्ध, जैन तो 3 धर्मों में यह काफ़ी ज़्यादा पूजनीय मानी जाती है। उसके बाद हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यह स्थान अध्यात्म, आत्मा और मोक्ष का प्रतीक है। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं स्थान, इसकी लोकेशन क्या है। तो इसकी लोकेशन है मानसरोवर झील। यह एक मीठे पानी की झील है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट, जिसकी ऊंचाई लगभग 4600 मीटर है। कैलाश पर्वत, यह एक पवित्र पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई लगभग 6638 मीटर है। यह क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं के निकट स्थित है।
यात्रा के मार्ग देख लेते हैं। रूट्स ऑफ द यात्रा, लिप लेक दर्रा मार्ग उत्तराखंड, पारंपरिक और कठिन मार्ग। उसके बाद नाथुला दर्रा सिक्किम, वाहन योग्य और अपेक्षाकृत सुविधाजनक। उसके बाद नेपाल मार्ग, नेपालगंज के रास्ते, नेपाल होकर तिब्बत में प्रवेश। उसके बाद हम देख लेते हैं इस यात्रा का महत्व क्या है। तो धार्मिक महत्व है इसमें सबसे पहले कैलाश पर्वत की परिक्रमा और मानसरोवर झील में स्नान मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है पुराणों के अनुसार। उसके बाद यह एक आध्यात्मिक जागरण और आस्था का प्रतीक के रूप में इस यात्रा को माना जाता है। उसके बाद सांस्कृतिक संबंध क्या है इसमें, तो भारत, तिब्बत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों को यह यात्रा मजबूत करती है। उसके बाद राजनीतिक दृष्टिकोण में देखेंगे तो यह यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंपर्क और कूटनीतिक सहयोग को बढ़ावा देती है। और पर्यटन की संभावनाएं क्या है इसमें, तो यह यात्रा आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय विकास में सहायक बनती है। निष्कर्ष क्या है, कैलाश मानसरोवर यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत, कूटनीतिक रणनीति और पर्यटन क्षेत्र को भी समृद्ध करती है। उसके बाद अगला देख लेते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो क्या है मामला, पूरा देखते हैं। तो कुनो नेशनल पार्क के बाद अब गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य को अफ्रीकी चीतों के लिए दूसरा घर बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, कुनो नेशनल पार्क के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य अफ्रीकी चीतों के लिए दूसरा घर बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर चीतों को लाया जाएगा। अब देखते हैं पूरी खबर और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ है, सबसे पहले स्थित कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद यह कठियार गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देख सकते हैं इसकी लोकेशन मैप में, ये राजस्थान है, ये पूरा हिस्सा राजस्थान का है और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है और कुनो नेशनल पार्क यहाँ पर है। दोनों ही राजस्थान और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर स्थित हैं। आइए इस मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 1974 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। तो 1974 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था और विस्तार 1983 में इसका क्षेत्र 62 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ाया गया। और नदी इसमें कौन सी बहती है, तो चंबल नदी अभ्यारण्य को दो भागों में विभाजित करती है। पश्चिम भाग नीमच जिले में और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में। तो याद रखिएगा, चंबल नदी अभ्यारण्य को दो भागों में विभाजित करती है। तो कौन से अभ्यारण्य को, तो गांधी सागर अभ्यारण्य को। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर वनस्पतियाँ किस प्रकार की पाई जाती हैं, तो वनस्पतियाँ इसमें उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मिश्रित शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और शुष्क झाड़ी वन पाए जाते हैं। तो तीन प्रकार के वन यहाँ हैं। और प्रमुख वृक्षों की प्रजातियाँ देख लेते हैं, कौन कौन से वृक्ष यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो खैर के वृक्ष, सालई के, करधई के, धावड़ा, तेंदू और पलाश के वृक्ष यहाँ पर अधिकायत में मिलते हैं। जंतु जीवन यहाँ पर कैसा है, तो शाकाहारी में हार्बीवोरस में चिंकारा, नीलगाय और चीतल हैं, यानी कि डियर जिसे हिरन कहते हैं। और मांसाहारी में भारतीय तेंदुआ, लकड़बग्घा और सियार, ये तीन मांसाहारी में जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। चंबल नदी के कारण यहाँ समृद्ध जल जैव विविधता पाई जाती है। तो याद रखिएगा, गांधी सागर अभ्यारण्य चंबल नदी के कारण यहाँ पर इस अभ्यारण्य में बहुत ही विविधता अधिक पाई जाती है। तो याद रखिएगा। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है, तो गांधी सागर अभ्यारण्य अपनी भौगोलिक स्थिति, विविध पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवों के लिए उपयुक्त आवास के कारण चीतों की पुनर्वापसी परियोजना के लिए एक आदर्श स्थान बन रहा है। यह भारत में वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो यह निष्कर्ष होगा, इसको नोट कर लीजिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट न्यूज़ की ओर। यह न्यूज़ है, क्या है एबल पुरस्कार। तो एबल पुरस्कार के बारे में आइए देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला एक वैश्विक सम्मान है। इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, देख सकते हैं, इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गणित का नोबेल पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी तो देख लेते हैं। वर्ष 2002 में नॉर्वेजियन संसद द्वारा प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना हुई थी। तो किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, तो नील्स हेनरिक एबल की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे, यह पुरस्कार नॉर्वेजियन विज्ञान और पत्र अकादमी द्वारा दिया जाता है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ और यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी की सिफारिशों के आधार पर यह प्रदान किया जाता है। तो इसमें कौन कौन ये सिफारिश करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ और यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी इसके लिए सिफारिशें करती हैं। आधार क्या होते हैं, तो गणित के शुद्ध और अनुप्रयुक्त दोनों क्षेत्रों में पथ प्रदर्शक योगदान होना चाहिए, तब इसको प्रदान किया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो इसमें पुरस्कार राशि 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर दी जाती है, यानी कि 7,20,000 अमेरिकी डॉलर इसमें धनराशि दी जाती है पुरस्कार रूप में। तो बहुत बड़ी रकम है, 7,20,000 अमेरिकी डॉलर, याद रखिएगा 7,20,000 अमेरिकी डॉलर इसमें मुद्राएं दी जाती हैं। साथ में एक विशेष डिजाइन की कांच की पट्टिका दी जाती है। आइए देख लेते हैं एबल पुरस्कार 2025 के बारे में। तो पुरस्कार को किसने जीता है, तो मसाकी काशिवारा ने जीता है। तो याद रखिएगा मसाकी काशिवारा को इस पुरस्कार को दिया गया है। और ये कहाँ के हैं, तो जापान के हैं और इनकी आयु है 78 वर्ष। तो 78 वर्ष के मसाकी काशिवारा को यह पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद सम्मान का कारण क्या है, क्यों इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो डी मॉड्यूल का विकास, यह गणित की अवयव रेखाओं और अवकल समीकरणों को बीजगणितीय ज्यामिति से जोड़ने वाला एक शक्तिशाली उपकरण है। क्रिस्टल बेस की खोज, जिससे जटिल गणनाओं को ग्राफ आधारित सरल समाधान में बदला जा सका। तो इसलिए यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं काशिवारा का कार्य बीजगणित, ज्यामिति और गणितीय भौतिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने वाला सेतु बनाया गया है। इसका महत्व है। आइए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। एबल पुरस्कार 2025 का विजेता मसाकी काशिवारा एक प्रेरणा स्रोत गणितज्ञ हैं, जिनका योगदान न केवल गणित के सिद्धांतों को समृद्ध करता है, बल्कि विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी गहरा प्रभाव डालता है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस देश के गणितज्ञ को हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 2025 का गणित का नोबेल पुरस्कार किस देश के गणितज्ञ को दिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या है, तो इसका सही जवाब है जापान। याद रखिएगा जापान के गणितज्ञ को गणित का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणित का नोबेल पुरस्कार को और किस नाम से जाना जाता है, तो गणित के नोबेल पुरस्कार को एबल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा एबल पुरस्कार नाम से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्यूरियोसिटी रोवर नासा का एक कार के आकार का रोबोटिक यान है। इसका संबंध किस ग्रह से है, उपग्रह नहीं सॉरी, किस ग्रह से है, तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। आपके लिए यह प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हम देखेंगे कि कितने लोगों ने इसको सही तरीके से हमारे वीडियो को देखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद।